स्वागत है आप सबका एमसीक्यू क्लासेस पर। इस क्लास में हम बिहार की ऋतुएं, बिहार के अपवाह तंत्र एवं बिहार के बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1, बिहार में सामान्यतः कितनी ऋतुएं होती है तथा ग्रीष्म ऋतु का अवधि कितना से कितना तक माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, बिहार में कुल 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। तीनों ऋतु देख लिया जाए। पहला ग्रीष्म ऋतु के बारे में देख लिया जाए। ग्रीष्म ऋतु, इसका अवधि कब से कब तक होता है? ग्रीष्म ऋतु का अवधि 11 मार्च से 15 जून तक होता है। ग्रीष्म ऋतु से संबंधित एक प्रश्न, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा हो जाएगा? बिहार का सबसे गर्म जिला गया हो जाएगा। लगभग 47 डिग्री के आसपास गया जिला का तापमान अधिकतम। बिहार में दूसरा ऋतु वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का अवधि कब से कब तक माना जाता है? 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक का अवधि जो है बिहार में वर्षा ऋतु का माना जाता है। वर्षा बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में, लगभग मध्य जून के आसपास बिहार में मानसून का प्रवेश बिहार के जो पूर्वी क्षेत्र है वहां से होता है। पूर्वी क्षेत्र किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के क्षेत्र से बिहार में मानसून का प्रवेश होता है मध्य जून के आसपास। बिहार में औसत वर्षा लगभग कितना? औसत वर्षा बिहार में लगभग 112 सेंटीमीटर के आसपास होता है। 2011 से 25 के बीच में रिकॉर्ड किया गया है कि बिहार में 2011 से 25 के बीच में कितना वर्षा हुआ? बिहार में 2011 से 25 के बीच में 99.24 सेंटीमीटर के करीब बिहार में औसत वर्षा हुआ। और वर्षा ऋतु से संबंधित और एक प्रश्न देख लिया जाए। बिहार का जो उत्तरी भाग है, बिहार के दक्षिणी भाग के अपेक्षा बिहार के उत्तरी भाग में अधिक वर्षा होती है, बिहार के दक्षिणी भाग में कम वर्षा होती है अपेक्षाकृत। उत्तरी भाग में लगभग 120-30 सेंटीमीटर के करीब वर्षा औसत होती है और लगभग दक्षिणी क्षेत्र में बिहार में वर्षा लगभग 100 और 90 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। बिहार की तीसरी ऋतु कौन सी है? शीत ऋतु। शीत ऋतु का अवधि नवंबर से लेकर लगभग फरवरी के बीच में माना जाता है, जिसमें सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? गया जिला बिहार का सबसे गर्म जिला भी है और बिहार का सबसे ठंडा जिला भी गया जिला को माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, मानसून आने से पूर्व ग्रीष्म ऋतु। मानसून आने से पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली चक्रवातों के कारण, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? गर्मी के दिन ग्रीष्म ऋतु में बंगाल के खाड़ी से आने वाले चक्रवाती हवाओं के कारण जो वर्षा होती है उस वर्षा का नाम क्या है? नार्वेस्टर या काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। यह वर्षा आम और लीची फसल के लिए लाभदायक होता है। नार्वेस्टर और काल वैशाखी जो वर्षा है किस फसल के लिए लाभदायक होता है? आम लीची के लिए काफी लाभदायक होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2011 से 25 के दौरान बिहार में औसत वर्षापात कितना दर्ज किया गया? 11 से 25 के दौरान कितना औसत वर्षा दर्ज किया गया? 99.24 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। वर्ष 2024 में बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में एवं सबसे कम वर्षा किस जिला में हुआ? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा, जहां से बिहार में मानसून प्रवेश करता है पूर्वी क्षेत्र से, तो वहां पर सर्वाधिक वर्षा होता है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार वाला क्षेत्र में
अधिक वर्षा होता है, जिसमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में 2024 में दर्ज किया गया 215 के आसपास, और सबसे कम वर्षा दर्ज किया गया, सबसे कम वर्षा वैशाली में दर्ज किया गया 2024 में 69 चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। बिहार में शीतकालीन वर्षा, बिहार में शीतकालीन वर्षा जो कि दिसंबर और जनवरी के दिनों में होता है, का मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। शीतोष्ण चक्रवात का उत्पत्ति कहाँ होता है? भूमध्य सागर से और भारत के पश्चिमी क्षेत्र से भारत में प्रवेश करता है, और ठंडी के दिनों में बिहार में हल्का फुल्का बारिश भी करता है। और शीतोष्ण चक्रवात के कारण जो वर्षा होता है उसका, यह वर्षा बिहार में होने वाले जो रबी फसल है, गेहूं, चना, मसूर दाल वगैरह, उसके लिए काफी लाभदायक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6, दिसंबर जनवरी के दौरान होने वाली हल्की वर्षा बिहार में किस फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रबी फसल के लिए। रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, चना, मसूर, मटर वगैरह आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे लौटते हुए मानसून के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर पूर्वी मानसून से सर्दियों के दौरान किस राज्य के तटीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण वर्षा होती है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु। लौटते मानसून के बारे में देख लिया जाए कि उत्तर पूर्वी मानसून का अवधि लगभग अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होता है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होता है, और सर्वाधिक वर्षा यह मानसून से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु और उसके आसपास का जो कोरोमंडल तट है, वह क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है। तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के वजह से ही होता है। पर भारत में यदि पूछे या बिहार में पूछे सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के वजह से होता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, कृषि दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर बिहार को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? 3। जो बिहार है, बिहार को 3 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, 3 जोन में बांटा गया है। बिहार का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है उसे जोन 1 में रखा गया है। बिहार का जो पूर्वी उत्तरी क्षेत्र है उसे जोन 2 में रखा गया है, और टोटल बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी बिहार है, उसे जोन 3 में रखा गया है। और दक्षिणी क्षेत्र जोन 3 को 2 उपवर्ग में बांटा गया है, जोन 3A और 3B में बांटा गया है। अब बारी बारी से देख लिया जाए। जोन 1 जो है बिहार का कौन सा क्षेत्र है? बिहार का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत जिला कितना जिला रखा गया? जिला टोटल कितना रखा गया? 13 जिला रखा गया। इस क्षेत्र में औसत वर्षा कितना होता है? औसत वर्षा लगभग 120 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अधिक वर्षा होने के कारण इस क्षेत्र के लिए मुख्य उत्पादन क्या हो जाएगा? इस क्षेत्र में मुख्य उत्पादन जो खाद्यान्न फसल है, जैसे गन्ना हुआ, इस क्षेत्र में जोन 1 में उत्पादन किस फसल का ज्यादा होता है? गन्ना हुआ, धान हुआ और गेहूं हुआ। जोन 2 के बारे में देख लिया जाए। जोन 2 में
जोन 2 के अंतर्गत कितना जिला रखा गया? टोटल 8 जिला जोन 2 के अंतर्गत रखा गया। जोन 2 में सर्वाधिक बारिश होने के कारण खाद्यान्न फसल के साथ साथ वर्षा आधारित जो फसल है उसके भी उत्पादन में ये वाला जो जोन 2 है उस प्राथमिकता दिया जाता है। जोन 2 के अंतर्गत जोन 2 में औसत वर्षा कितना होता है? लगभग 130 से 140 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और मुख्य उत्पादित फसल इस जोन का कौन कौन सा है? मखाना। अधिक वर्षा होने के कारण खाद्यान्न के साथ साथ यहाँ वर्षा आधारित फसल भी होता है अधिक मात्रा में। मखाना हुआ, मक्का हुआ, चाय हुआ और जूट हुआ। इस जोन का मखाना, मक्का, चाय और जूट मुख्य उत्पादित फसल हो गया। जोन 3 को दो उपवर्ग में बांटा गया है, जोन 3A, जोन 3B। दोनों में औसत वर्षा कितना होता है? औसत वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास होता है। लेकिन जोन 3B में सोन जो सिंचाई परियोजना है, सोन नदी का जो नहर परियोजना है, उसके वजह से वहां पर पानी की उपलब्धता अधिक होने की वजह से अलग अलग विभाजित किया गया 3A और 3B। जोन 3A के अंतर्गत टोटल कितना जिला रखा गया? 6 गो जिला रखा गया। और यहाँ पर मुख्य फसल कौन कौन सा होता है? मुख्य फसल यहाँ पर कौन कौन सा हो जाएगा? दाल वगैरह, मोटा अनाज जो होता है इस तरफ का हो जाएगा मुख्य फसल। अनाज में क्या हो जाएगा? दाल, अरहर वगैरह हो जाएगा इधर का मुख्य फसल। जोन 3B में टोटल कितना जिला रखा गया है? टोटल 11 जिला रखा गया है। इस क्षेत्र में सोन सिंचाई नहर प्रणाली होने के कारण खाद्यान्न फसल जैसे में धान, गेहूं उत्पादन के लिए उपयुक्त दशा माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ गन्ना उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है या अधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जोन 1 जो कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है। यहाँ पर गन्ना और खाद्यान्न में धान, गेहूं वगैरह हो जाएगा। जोन 2 के अंतर्गत कौन कौन सा हो जाएगा मुख्य फसल? मखाना, मक्का, चाय, जूट वगैरह। जोन 3 के अंतर्गत कौन कौन सा हो जाएगा? मोटा अनाज जैसे अरहर, दाल वगैरह हो जाएगा। जोन 3B के अंतर्गत कौन कौन सा हो जाएगा? धान, गेहूं। यहाँ पर सोन नहर सिंचाई परियोजना होने की वजह से धान, गेहूं का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार का जोन 2 जो कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, मुख्यतः किन फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है, उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मक्का, चाय, जूट, मखाना के लिए। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11, कृषि जलवायु क्षेत्र 3B जो कि दक्षिणी पश्चिमी बिहार है, दक्षिणी पश्चिमी बिहार 3B जिसके अंतर्गत रोहतास, बक्सर, भोजपुर वगैरह आ जाता है, कैमूर वगैरह। जोन 3B जो कि दक्षिणी पश्चिमी भाग में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन की प्रधानता है। कौन से खाद्यान्न फसल के उत्पादन की प्रधानता का मुख्य कारण क्या है? फसल जो होता है यहाँ पर मुख्य रूप से धान, गेहूं। वर्षा तो यहाँ पर मात्र 100 सेंटीमीटर के आसपास भी होता है, उसके बाद भी वर्षा आधारित फसल जो धान, गेहूं है उसका उत्पादन अच्छा खासा मात्रा में हो जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 11 के बी, सोन सिंचाई नहर प्रणाली होने के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12, कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 1 के अंतर्गत कितने जिले शामिल है तथा यहाँ औसत वर्षा कितनी होती है? तो औसत वर्षा वहां पर यहाँ कितना होता है?
औसत वर्षा लगभग 120 सेंटीमीटर के आसपास। और जोन 1 के अंतर्गत टोटल कितना जिला रखा गया है? टोटल 13 जिला रखा गया है। और 130 से 40 सेंटीमीटर वर्षा किस जोन में होता है? जोन 1 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये वाला जोन 11 जिला और 100 सेंटीमीटर वर्षा, जोन 3B 6 जिला और 100 सेंटीमीटर वर्षा, जोन 3A। ये वाला कौन सा हो जाएगा? 13 जिला 120 सेंटीमीटर, जोन 1। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13। कृषि जलवायु जोन 3A के अंतर्गत जिलों की संख्या और प्रमुख फसल कौन कौन सी है? 3A के अंतर्गत, 3A के अंतर्गत कौन कितने जिले टोटल शामिल है? टोटल 6 जिला शामिल है। वहां पर मुख्य उत्पादित फसल कौन सा है? मोटा अनाज जैसे दाल, अरहर वगैरह। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमरकंटक पहाड़ी किस जल निकासी पैटर्न से जुड़ी हुई है? तो अमरकंटक जो पहाड़ी है किस जल निकासी पैटर्न से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रेडियल। इसका मुख्य कारण देख लिया जाए। अमरकंटक पहाड़ी से अलग अलग दिशाओं में नदियां निकलती हैं। अमरकंटक जो पहाड़ी है, अमरकंटक पहाड़ी से अलग अलग दिशाओं में नदियां निकलती है, इसीलिए इस अपवाह तंत्र को रेडियल अपवाह तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसे देख लिया जाए, अमरकंटक के अमरकंटक पहाड़ी के पश्चिमी छोर से नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक के उत्तरी पूर्वी, जो उत्तरी पूर्वी ये वाला क्षेत्र है, यहाँ से कौन सा नदी निकलती है? सोन नदी निकलती है, जो बिहार में रोहतास जिला से प्रवेश करते हुए जाकर पटना में मनेर के आसपास गंगा नदी में मिल जाती है। और अमरकंटक का जो पूर्वी क्षेत्र है, यहां से कौन सा नदी निकलती है? महानदी निकलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15। गंगा नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो गंगा नदी बिहार के किस स्थान पर प्रवेश करती है? सर्वप्रथम इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी बक्सर के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है तथा बाहर किस जिला से निकलती है? कटिहार जिला से होते हुए पश्चिम बंगाल में निकल जाती है। कटिहार जिला से होते हुए पश्चिम बंगाल में निकल जाती है। गंगा नदी के बारे में देख लिया जाए थोड़ा सा, बिहार से संबंधित। बिहार में गंगा नदी का टोटल लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर। गंगा नदी बिहार के सर्वाधिक गंगा नदी का जो खंड है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक बहती है? तो वह हो जाएगा पटना। पटना जिला में टोटल कितना किलोमीटर बहती है? टोटल 99 किलोमीटर पटना जिला में बहती है। बिहार के कितने जिलों से गंगा नदी निकलती है? टोटल 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें से बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? तो बिहार में टोटल लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 99 किलोमीटर कहां पर? पटना में टोटल 99 किलोमीटर लंबाई तक बहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17। उत्तरी बिहार की नदियों में कौन सी नदी बिहार में सिवान जिले से प्रवेश करती है? उत्तरी बिहार की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी जो है वह कौन सा नदी है? घाघरा नदी है, जो बिहार में कहां से प्रवेश करती है? सिवान जिला से प्रवेश करती है। तो घाघरा नदी के बारे में देख लिया जाए। घाघरा नदी से संबंधित जो भी फैक्ट है थोड़ा सा देख लिया जाए। घाघरा नदी का उद्गम कहां से हुआ? उत्पत्ति कहां से हुआ? घाघरा नदी का उत्पत्ति मानसरोवर के पास से हुआ।
वर्मान सरोवर के पास से हुआ। बिहार में प्रवेश किस जिला से करती है? बिहार में प्रवेश किस जिला से करती है? सीवान जिला से बिहार में प्रवेश करती है। तथा सारण में यह गंगा में जाकर मिल जाती है। गंगा में कहां पर मिल जाती है? सारण में जाकर गंगा में मिल जाती है। घाघरा जो नदी है, एक और प्रश्न आता है कि नेपाल में घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्णाली के नाम से। नेपाल में घाघरा नदी को कर्णाली के नाम से जानते हैं। वही घाघरा नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो सरजू के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18, गंडक नदी बिहार के किस स्थान से राज्य में प्रवेश करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला से बिहार में गंडक नदी प्रवेश करती है। गंडक नदी से संबंधित कुछ और फैक्ट्स देख लिया जाए। गंडक नदी बिहार में कहां से प्रवेश करती है? पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है। और गंडक नदी जाकर गंगा में कहां मिलती है? गंगा में जाकर कहां मिलती है? सोनपुर के पास जाकर लगभग गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी को नेपाल में, एक और प्रश्न है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को नेपाल में सप्तगंडकी और शालीग्राम नाम से भी जाना जाता है। सप्तगंडकी और शालीग्राम नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए 19 नंबर प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है तथा किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोसी तथा बिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कुर्सेला कहां पर है? कटिहार में है। कोसी नदी से संबंधित और भी कुछ फैक्ट देख लिया जाए। कोसी नदी से संबंधित और भी कुछ फैक्ट्स जो है वह देख लिया जाए कि कोसी नदी का उत्पत्ति यानी उद्गम कहां से हुआ? उद्गम कहां से कोसी नदी का हुआ? नेपाल के गोसाई स्थान से। कोसी नदी का उत्पन्न कहां पर हुआ? उद्गम नेपाल के गोसाई स्थान से उत्पत्ति हुआ। तथा नेपाल में कोसी नदी को किस किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में कोसी नदी को सप्तकोशिकी नाम से भी जाना जाता है। तथा कोसी नदी बिहार में देख लिया जाए कि कोसी नदी बिहार में प्रवेश कहां से करती है? कोसी नदी बिहार में सुपौल, जो बिहार का एक जिला है, सुपौल जिला से बिहार में प्रवेश करती है। तथा गंगा में जाकर कहां पर मिल जाती है? गंगा में जाकर कहां मिल जाती है? कुर्सेला, जो कि कहां पर है? कटिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20, उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानंदा। चलिए देख लिया जाए उत्तर बिहार की नदियों से संबंधित फैक्ट। उत्तर बिहार की नदियों का क्रम देख लिया जाए। उत्तर बिहार में कौन कौन सा नदी है तथा उसका क्रम क्या है? उत्तर बिहार में नदियों का क्रम देख लिया जाए। नदियों का क्रम किस तरफ? पश्चिम से पूरब के तरफ देख लिया जाए। सबसे पश्चिम, उत्तरी बिहार का सबसे पश्चिमी नदी कौन सी? घाघरा। उत्तरी बिहार की सबसे पश्चिमी नदी घाघरा। उसके बाद कौन सी नदी है? गंडक नदी। उसके बाद कौन सी? बूढ़ी गंडक नदी। उसके बाद कौन सी नदी है?
बागमती नदी। उसके बाद कौन सी है नदी? कमला। उसके बाद कोसी। और सबसे पूर्वी उत्तरी बिहार का सबसे पूर्वी नदी कौन सी हो जाएगी? महानंदा। उत्तर बिहार के सबसे पश्चिमी नदी घाघरा, उत्तर बिहार के सबसे पूर्वी नदी महानंदा हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21। दक्षिण बिहार की नदियों में कौन सी नदी बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है? तो बिहार उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमनासा नदी। क्रमनासा नदी का उद्गम उद्गम कहां से हुआ? विंध्य पहाड़ी। विंध्य पहाड़ी जो कहां पर है? कैमूर। कोसी नदी का उद्गम यहां से हुआ और गंगा में जाकर कहां पर मिल जाती है कोसी नदी? गंगा में जाकर कोसी नदी मिलेगी चौसा नामक स्थान पर जाकर गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी के बारे में और देख लिया जाए कि कोसी नदी क्रमनासा नदी, जो क्रमनासा नदी है दक्षिणी बिहार की सबसे पश्चिमी नदी भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22। फल्गु नदी गया के निकट किन दो नदियों के संगम से निर्मित हुई? 22 नंबर कह रहा है कि फल्गु नदी किन दो नदियों के संगम से बनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहना और निरंजना नदी। मोहना और निरंजना का जो जलधारा है मिलने के बाद संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? मोहना और निरंजना का जलधारा मिलने के बाद संयुक्त रूप से फल्गु नदी के रूप में जाना जाता है। फल्गु नदी से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वह देख लिया जाए। जैसे गया का जो विष्णु पद मंदिर है, विष्णु पद मंदिर कहां पर है? गया में। गया का जो विष्णु पद मंदिर है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फल्गु नदी। फल्गु नदी से संबंधित एक और प्रश्न आता है, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहां पर है? गया जी में स्थित है। वह किस नदी पर बना हुआ है? तो आंसर इसका हो जाएगा फल्गु नदी। फल्गु नदी। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम किस नदी पर बना हुआ है? फल्गु नदी पर बना हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23। हिमालयी नदियों की तुलना में पठारी नदियों की क्या विशेषता होती है? तो हिमालयी नदियों की तुलना में पठारी नदियों की विशेषता, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह वर्षा आधारित मौसमी होती है और आमतौर पर सीधी दिशा में बहती है। पठारी नदियां जो होती है, पठारी नदियां वर्षा आधारित होती है और आमतौर पर यह सीधी दिशा में बहती है। यह इसका खासियत हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24। गंगा नदी का सबसे लंबा खंड बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गंगा नदी का सबसे लंबा खंड बिहार के पटना जिला में स्थित है, जिसका टोटल लंबाई कितना है? पटना जिला में गंगा नदी का टोटल लंबाई 99 किलोमीटर और बिहार में टोटल लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर। बिहार के कितने जिलों से गंगा नदी गुजरती है? 12 जिलों से गुजरती है। गंगा नदी प्रवेश कहां से करती है? बक्सर के चौसा नामक स्थान से बिहार में प्रवेश करती है तथा कटिहार होते हुए बिहार से बाहर निकल जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25। घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कर्णाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी का उद्गम कहां से हुआ? मानसरोवर से हुआ। नेपाल में इसे कर्णाली के नाम से जाना जाता है तथा भारत के मैदानी क्षेत्र में आने के बाद इस नदी को सरजू और बिहार में प्रवेश करने पर इस नदी को घाघरा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26। गंडक नदी को मैदानी भाग में नारायणी तथा नेपाल के किस
नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सप्तगंडकी और शालिग्रामी के नाम से। शालिग्रामी के नाम से जानने के पीछे वजह है कि गंडक नदी में काले रंग का गोल गोल पत्थर पाया जाता है जिसे शालिग्राम कहा जाता है। इस वजह से शालिग्रामी के नाम से भी गंडक नदी को जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27। गंडक नदी में मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को क्या कहा जाता है? गंडक नदी में जो गोल गोल काला पत्थर पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? शालिग्राम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 28। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। बूढ़ी गंडक नदी को ऊपरी भाग में किस नाम से जाना जाता है? बूढ़ी गंडक नदी का उत्पत्ति कहां से हुआ? सोमेश्वर श्रेणी से तथा उसके ऊपरी बूढ़ी गंडक नदी का जो ऊपरी भाग है उसे सीकर हना के नाम से जाना जाता है तथा आगे चलकर इसे बूढ़ी गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट। बागमती नदी नेपाल में हिमालय के किस श्रेणी से निकलती है? बागमती नदी को नेपाल का पवित्र नदी भी माना जाता है। बागमती नदी नेपाल में हिमालय के किस श्रेणी से निकलती है? तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाभारत श्रेणी से। बागमती नदी के बारे में कुछ फैक्ट देख लिया जाए। बागमती नदी का उद्गम कहां से हुआ? उद्गम तो हो गया कहां से? महाभारत श्रेणी। उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल से बिहार में प्रवेश कहां से करती है? बिहार में प्रवेश किस जिला से? सीतामढ़ी जिला से बिहार में बागमती नदी प्रवेश करती है। बागमती नदी से संबंधित और भी फैक्ट्स एक है कि नेपाल का जो पशुपति मंदिर है, पशुपति मंदिर कहां पर स्थित है? पशुपति मंदिर नेपाल में जो किस भगवान से संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। तो पशुपति मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? पशुपति मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बागमती नदी के तट पर स्थित है। नेपाल का जो काठमांडू, नेपाल का राजधानी जो है काठमांडू, वह बागमती नदी के किनारे ही स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31। काठमांडू एवं प्रसिद्ध पशुपति मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, बागमती नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोसी नदी नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित किस स्थान से निकलती है? प्रश्न संख्या 32। कोसी नदी नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित किस स्थान से निकलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, गोसाई स्थान। कोसी नदी का उत्पत्ति यानी कोसी नदी का उद्गम कहां से होता है? नेपाल के गोसाई नामक स्थान से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 33। किस नदी को अपवित्र नहीं माना जाता है? 33 का ऑप्शन हो जाएगा क्रमनासा। क्रमनासा नदी को अपवित्र नदी के रूप में नहीं जाना जाता है। प्रश्न संख्या 34 देख लिया जाए। सोन नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है तथा बिहार में किन जिलों के मध्य प्रवेश करती है? तो सोन नदी का उत्पत्ति कहां से हुआ? अमरकंटक के मैकाल श्रेणी से हुआ। इसका ऑप्शन देख लिया जाए। छोटी सोन नदी कहां से निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है तथा बिहार के रोहतास जिला से बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी से संबंधित देख लिया जाए कुछ फैक्ट। सोन नदी उद्गम कहां से? अमर
कंटक। उद्गम कहाँ से हुआ? अमरकंटक में, और गंगा में जाकर मिला। गंगा में किस स्थान पर जाकर मिलती है? मनेर दानापुर के पास जाकर, मनेर दानापुर के पास जाकर यह गंगा में मिल जाती है। सोन नदी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि सोन नदी यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। जो गंगा का दक्षिणी क्षेत्र का सहायक नदी है, उसमें से यमुना के बाद सोन नदी दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सोन नदी की लंबाई टोटल कितना? सोन नदी की लंबाई टोटल 780 किलोमीटर के आसपास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 35। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोन नदी। प्रश्न संख्या 36। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तथा यह गंगा में किस स्थान पर जाकर मिलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पलामू, जो छोटा नागपुर पठार जो पलामू जिला में स्थित है, वहां से पुनपुन नदी का उत्पत्ति होता है तथा फतुहा के पास जाकर यह गंगा नदी में मिल जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 37। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर जहां पितृपक्ष के दौरान तीर्थयात्री आते हैं किस नदी के तट पर स्थित है? तो विष्णुपद जो है मंदिर, विष्णुपद मंदिर गया जिला में स्थित है तथा गया जिला किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फल्गु नदी। तो विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? फल्गु नदी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 38। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम किस नदी पर बना है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही, फल्गु नदी। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा डैम गयाजी, सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बना हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा था? तो 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोन नदी घाटी परियोजना। बिहार में कुल 3 नदी घाटी परियोजनाएं हैं। पहला सोन नदी घाटी परियोजना, जो कि सबसे पुराना, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1874 में। उसके बाद कोसी और गंडक परियोजना आता है। चलिए सोन बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित कुछ फैक्ट देख लिया जाए। बिहार में कितने टोटल परियोजना? 3 नदी घाटी परियोजना है। पहला कौन सबसे पुराना? सोन बहुउद्देशीय सबसे पुराना कौन? सोन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण कब हुआ? 1874 में डेहरी के आसपास। 1874 में डेहरी के आसपास। इसमें क्या किया गया देख लिया जाए। सोन नदी पर जो सोन नदी जब रोहतास में प्रवेश किया तो सोन नदी पर एक डैम बनाकर, बांध बनाकर दोनों किनार से सोन नहर निकाला गया। यह वाला सोन नदी है, यहाँ बांध का निर्माण करके दोनों तरफ से
सोन नहर निकाला गया और ये वाला सोन नदी सीधे निकल जाती है। एक पश्चिमी सोन नहर, एक पश्चिमी सोन नहर, एक पूर्वी सोन नहर निकाला गया और दोनों नहर के पास जल विद्युत केंद्र भी स्थापित किया गया। पश्चिमी सोन नहर पर, जो पश्चिमी सोन नहर है, पश्चिमी सोन नहर पर डेहरी जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया। डेहरी जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया जिसका टोटल क्षमता कितना है, 6.6 मेगावाट। तथा पूर्वी जो सोन नदी बांध से जो पूर्वी नहर निकल रही है, पूर्वी नहर को, पूर्वी नहर पर बारून जल विद्युत केंद्र, पूर्वी नहर पर बारून जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया जिसका कुल क्षमता कितना था, 3.3 मेगावाट। 3.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन कहां से, पूर्वी सोन नहर से, और पश्चिमी सोन नहर से 6.6 मेगावाट का टोटल उत्पादन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 41। सोन नदी पर पहली बार डेहरी में बांध बनाकर नहरों का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1874। अगले प्रश्न देख लिया जाए। सोन नदी पर निर्मित पूर्वी सोन नहर से बिहार के किन किन जिलों में सिंचाई होती है? जो सोन नदी के पूर्वी भाग से सोन नहर निकला है उससे कौन कौन से जिलों में सिंचाई होती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रोहतास, कैमूर, बक्सर तो होगा नहीं। रोहतास, कैमूर, बक्सर पश्चिमी सोन नहर से सिंचाई, पश्चिमी सोन नहर से सिंचाई रोहतास, कैमूर, बक्सर का होता है। तथा पूर्वी सोन नहर से सिंचाई औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 43। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? जो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना है किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, भारत बांग्लादेश नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत और नेपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। गंडक बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में देख लिया जाए थोड़ा सा। गंडक जो बहुउद्देशीय परियोजना है उससे संबंधित जो भी फैक्ट है थोड़ा देख लिया जाए। देखिए इसके संबंध में क्या हुआ। 1959 में नेपाल और भारत के बीच में क्या हुआ? नेपाल भारत के बीच समझौता हुआ। समझौता किस मामले में हुआ? यही जो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना बनाना है उससे संबंधित समझौता कब हुआ भारत नेपाल के बीच में? 1959 में। और 1960 से यह काम बनना, यह काम मतलब गंडक बहुउद्देशीय परियोजना बनाना स्टार्ट हो गया। यह परियोजना जो है, यह परियोजना भारत नेपाल, जो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना है, भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन स्थान के पास बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? भारत नेपाल सीमा, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण क्षेत्र से संबंधित है। कहां पर? भारत नेपाल की सीमा भैंसा लोटन नामक स्थान पर बना। इस परियोजना के तहत जो ये वाला गंडक नदी पर बांध बनाया गया तो पूर्वी भाग से पूर्वी नहर निकाला गया, पूर्वी नहर निकाला गया तथा इस पर एक जल विद्युत केंद्र का स्थापना हुआ जिसका टोटल क्षमता कितना? 15 मेगावाट। पूर्वी नहर पर जो जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया इसका कुल क्षमता कितना है? 15 मेगावाट के करीब टोटल क्षमता है। तथा पूर्वी भाग से 3 नहर निकाला गया।
जो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना का पूर्वी नहर निकाला गया, उससे 3 अलग अलग नहर निकाला गया। सबसे ऊपरी में तिरहुत नहर, उसके बाद त्रिवेणी नहर तथा दोन नहर। तिरहुत नहर, त्रिवेणी नहर तथा दोन नहर गंडक नदी बहुउद्देशीय परियोजना के पूर्वी भाग से निकाला गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 44। गंडक परियोजना के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता किस वर्ष हुआ? गंडक परियोजना के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता कब हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1959 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर के पास किस स्थान पर बांध बनाकर जलाशय का निर्माण किया गया था? इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गंडक परियोजना के तहत भैंसा लोटन नामक स्थान पर बांध का निर्माण किया गया तथा पूर्वी भाग से 3 गो नहर निकाला गया। ऊपरी नहर सबसे तिरहुत, बीच में त्रिवेणी तथा सबसे निचली नहर कौन सी निकाली गई? दोन नहर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 46। त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और दोन नहर किस नदी प्रणाली से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी प्रणाली से संबंधित। गंडक नदी पर जो जलाशय का निर्माण किया गया, उसके पूर्वी भाग से 3 गो नहर निकला। तीनों नहर कौन कौन सा है? तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 47। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना की स्वीकृति 1953 ईस्वी में हुई थी। यह परियोजना पूर्ण रूप से किस वर्ष तैयार हुई? तो कोसी बहुउद्देशीय जो परियोजना है वह पूरी तरह से 1965 में बनकर तैयार हुई तथा इससे संबंधित जो अधिसूचना है 1953 में जारी हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 48। कोसी परियोजना के तहत जलाशय का निर्माण नेपाल में किस स्थान पर बांध बनाकर किया गया? कोसी परियोजना के तहत जलाशय का निर्माण नेपाल में किस स्थान पर बांध बनाकर किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हनुमान नगर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 49। पूर्वी कोसी नहर से बिहार के किन जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? तो पूर्वी कोसी नहर से बिहार के किन जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अररिया, सुपौल और पूर्णिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 50। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जो शहर है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बूढ़ी गंडक नदी के तट पर स्थित है। इसके साथ आप लोग का क्लास समाप्त हुआ। धन्यवाद।